सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। पंजाब में नए सीएम ने पद संभाल लिया है और अब सबकी नजरें कैबिनेट के विस्तार पर टिकी हुई हैं। चन्नी की कैबिनेट में कौन कौन से चेहरों को एंट्री मिलेगी और किसे बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि कैबिनेट में जो भी चेहरे शामिल किए जाएंगे उन्हें पूरी मुस्तैदी के साथ कम समय में काम करना होगा। सीएम की कुर्सी संभालने के बाद चरणजीत सिंह चन्नी की ये पहली परीक्षा होगी। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में जातिगत समीकरणों को साधना भी एक बड़ी चुनौती होगी। प्रदेश के मालवा, दोआबा और माझा क्षेत्रों को बराबर का प्रतिनिधित्व देना भी नए सीएम के लिए आसान नहीं होगा और इसी परेशानी से पार पाने के लिए पंजाब के नए सीएम प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू के साथ दिल्ली के दौरे पर रहे। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से उन्होंने मुलाकात की। हालांकि इस मुलाकात का नतीजा क्या निकला, इसकी भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। मिशन पंजाब की हम बात कर रहे हैं और उसमें कैबिनेट का विस्तार एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और इस कैबिनेट का स्वरूप कैसा होगा, क्या कुछ प्राथमिकताएं होंगी, कैसे समीकरणों को साधा जाएगा, चर्चा करेंगे। तीन खास मेहमान जुड़ चुके हैं। के सहगल कांग्रेस से, बहुत स्वागत है सर आपका। दीवान अमित अरोड़ा बीजेपी से, बहुत स्वागत है अमित अरोड़ा जी आपका। और रमन चांदी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सहगल साहब आपके पास आना चाहेंगे। ठीक है, कैबिनेट विस्तार पर तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन ये चार्टर्ड प्लेन सुर्खियों में आ गया है। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि जो जमीन से जुड़े नेता है, जो आम आदमी है, वो चार्टर्ड प्लेन में नहीं उड़ते। पहले तो इसका जवाब दे दीजिए। मैडम, ये तो जिसके पास कोई मुद्दा नहीं होता वो लोग ये बातें करते हैं। अब चार्टर्ड प्लेन में जाए या चैतर में जाए में उससे क्या फर्क पड़ता है। जो रेंट है ये भी तो हो सकता है कि एक ट्रायल बेस के ऊपर उसको मंगाया हो कि उसका रेंट रीजनेबल हो जाए और आगे के लिए उसको उसकी सुविधा ली जाए। अच्छा ठीक है सहगल साहब, चलिए इसका जवाब तो दे दिया। कैबिनेट के स्वरूप की चर्चा करते हैं। एक बड़ा पेच इसको माना जा रहा है। किस तरीके से जातिगत समीकरणों को साधा जाएगा, किसकी नाराजगी मोल ली जाएगी, किसको एंट्री मिलेगी, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। क्या हलचल आप देख पा रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। जिसको हाईकमांड बनाएगा वो ही बनेगा। हमारे जो पार्टी है उसका हाईकमांड है। ये नहीं है कि इसके मुखी नहीं है, इसके मुखी हैं। उन लोगों ने ही डिसाइड करना है कि कौन कैपेबल है और किसको मौका दिया जाए। कुछ फ्रेश चेहरे हैं या कुछ पहले वाले से लेंगे तो हर एक को मौका मिलेगा। उसमें तो ये है कि पंजाब के लिए जो समय बचता है उसमें क्या कुछ कर सकते हैं हम लोग एक यूनिटी के बेस के ऊपर। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। देखो, पहले कैप्टन साहब ने इस्तीफा दिया या उसके बाद अब चरणजीत चन्नी जी चीफ मिनिस्टर बने हैं और 2 डिप्टी सीएम बने हैं और साथ में नवजोत सिद्धू जी हैं, हरीश रावत जी हैं। ऐसी कोई नाराजगी वाली बात नहीं है। कैबिनेट आप थोड़ा समय रुको, क्योंकि कल कैबिनेट की मीटिंग के लिए वो दिल्ली गए थे और मेरा ख्याल है रात 9 बजे और 10 बजे के करीब वो वापस आ गए और सुबह 3:30 बजे 4 बजे के करीब वो दरबार साहब मत्था टेक रहे थे और उसके बाद दुर्गाना मंदिर जा रहे थे। आप इतना समय तो दो को कैबिनेट डिक्लेयर होने दो। आप पूरे पंजाब को मालूम पड़ जाएगा कि पंजाब के लिए कौन सी कैबिनेट आई है और पंजाब के लिए कितना सब कुछ अच्छा हुआ है। लोग ये कहेंगे कि दूसरी किसी पार्टी को नहीं, ये कांग्रेस ही दोबारा रिपीट होगी। इतनी बढ़िया कैबिनेट आएगी। रमन चांदी जी, एक बढ़िया कैबिनेट आएगी, बहुत कम समय बचा है। क्या आप ये मान रहे हैं कि ये एक एक्सपेरिमेंट है जो जनता के साथ किया जा रहा है, जैसा कि मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते आप लोग आरोप लगा रहे हैं? बहुत कम समय बचा है, क्या उस गति से काम हो पाएगा? क्या जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे? जी धन्यवाद मैडम। मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो
कांग्रेस ये जो जातिवाद का नारा दे रही है ना, ये बहुत ही महंगा पड़ेगा इनको। क्योंकि पंजाब जो है, पंजाब का नाम पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। यहाँ हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई सभी धर्म आपस में मिलकर रहते हैं। लेकिन इन्होंने वोट बैंक की राजनीति जो नई ये छेड़ दी है, ये अच्छी बात नहीं है। नंबर 2, ये जो चार्टर्ड प्लेन की बात कर रहे हैं, सबसे पहले मैं इनके चीफ मिनिस्टर से मानयोग चरणजीत जी चन्नी जी ये पूछना चाहता हूं, ये बताएं, इनके प्रवक्ता बैठे हैं, उन्होंने पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने आप को भावुक किया कि मैं ये बैठा है आम आदमी। जब अडानी जी 20 रुपए लेकर बॉम्बे गए थे, क्या हम लोग आज भी उनको ये बोले कि वो गरीब परिवार से थे? चन्नी जी की जो डिटेल्स आई हैं करोड़ों रुपए की, और लगभग 11 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी उनकी डिक्लेयर हुई है। और जो गाड़ियां हैं 20-20 लाख रुपए की, उनमें जो तेल जलता है, सरकारी गाड़ियों के अलावा जो प्राइवेट गाड़ियों में तेल जलता है, कम से कम 2 से 3 हजार रुपए रोज का तेल ये लोग फूकते हैं। ये आम आदमी है? क्यों ये हमारे पंजाबियों को बुद्धू बना रहे हैं? ऐसा नहीं होगा। अब ये लोग, ये सब वोट बैंक की राजनीति है। 460 महीने मिलते हैं काम करने के लिए किसी भी सरकार को। 60 महीनों में से 2 महीने आप निकाल दीजिए, 58 महीने, ये 55 महीने पूरे हो चुके हैं। इनके 3 महीने में ये क्या करेंगे? आज तक तो कुछ किया नहीं है। ये सिर्फ लोगों को बुद्धू बनाने के बराबर है और कुछ भी नहीं है। इनको मानना पड़ेगा। कैप्टन साहब से इस्तीफा मांगा, ये मानते क्यों नहीं है कि कैप्टन साहब ने 4.5 साल में कुछ भी नहीं किया? अब ये जो 2-4 मिनिस्टर उनको औंधे मुंह घेरेंगे, उनको नहीं बनाएंगे, तो ये भी इनको मानना पड़ेगा कि वो मिनिस्टर भी काम नहीं कर रहे थे। या फिर ये बताएं कि अकाली दल से इनका जो हिडन जो अलायंस चल रहा है, या ये वो क्लियर करें। सिर्फ एक ही बात इनको चुभ रही है पंजाब को, ये दोनों रवायती पार्टियां तीनों के आम आदमी पार्टी सरकार ना बना पाए, इसलिए ये सारा कुछ चल रहा है। ईमानदारी केजरीवाल जी की इनको चुभ रही है और कुछ भी नहीं है। धन्यवाद मैम। अमित अरोड़ा जी क्या कहेंगे? रमन चांदी जी ये कह रहे हैं कि बहुत कम समय बचा है और इतने में क्या काम हो पाएगा, और ये पंजाब की जनता के साथ छलावा है। रेणु जी, ऐसा है, अगर आपने कल ही इनके पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ की आपने अगर स्टेटमेंट सुनी हो, तो उन्होंने ये स्वीकार किया है कि कैप्टन साहब की कैबिनेट में बड़े बड़े भ्रष्ट चेहरे थे जो कि कैबिनेट मंत्री थे। अब उनकी छंटनी होनी चाहिए। जो कलंक लगा था, उन्होंने सीधे सीधे शब्दों में कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार में एक बहुत बड़ा कलंक था। अब देखिए, सुंदर श्याम अरोड़ा के ऊपर आरोप है कि उन्होंने टीजीएस इलेक्ट्रॉनिक्स की करोड़ों रुपए की जमीन कौड़ियों के भाव डीएलएफ को बेच दी। अब रमनजीत सिंह सिक्की के ऊपर जो विधायक हैं तरन तारण से, उनके ऊपर आरोप है कि वो उनका ड्रग तस्करी और जो जहरीली शराब मामले में उनको मुख्य आरोपी कहा जा रहा है। अब इसके अलावा साधु सिंह धर्मस्रोत हैं, उनके ऊपर 64 करोड़ वजीफा घोटाले का आरोप है। अब इनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए और इनको कैबिनेट से बाहर भी रखना चाहिए। अरे भ्रष्टाचार में आप मुझे ये बताओ, ये भी तो भ्रष्टाचार है ना कि मंत्री के दामाद को नौकरी दे दी। इससे बड़ा भ्रष्टाचार कहाँ होगा? ये तो सीधी सीधी रिश्वत है। अब तो ये गुरप्रीत सिंह कांगड़ का मंत्री पद भी जाना चाहिए और उनके दामाद की जो नौकरी दी गई है वो भी रद्द होनी चाहिए। चलिए तो सहगल साहब, इन सभी का जवाब आपको देना होगा। तेल पानी का हिसाब तक आम आदमी पार्टी आपसे मांग रही है, भ्रष्टाचार के आरोप विधायकों पर लग रहे हैं, उसका भी जवाब देना होगा। और इन तमाम जवाबों के बाद साधना यह भी होगा कि कैबिनेट का विस्तार करना है और सभी को प्रतिनिधित्व देना होगा। सहगल साहब, आपको जवाब देना था जो आरोप लग रहे हैं, आम आदमी पार्टी और बीजेपी जो आरोप लगा रही है। अब तो तेल पानी का भी आपको हिसाब देना होगा, जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना होगा, और वो मुश्किल लग रहा है, ऐसा विपक्षी दल कह रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, अगर सीएम साहब का काफिला या डिप्टी सीएम का या पार्टी प्रधान नवजोत सिद्धू का काफिला कहीं जाता है तो उसमें तेल पानी का खर्चा तो होगा। इतना बड़ा पंजाब है, पंजाब में अगर कहीं जाना है या सेक्रेटेरिएट जाना है तो उनके लिए तेल गाड़ी से जाया जाएगा
कैसे जाया जाएगा, इनसे पूछिए। और दूसरी बात है, अभी ये कैबिनेट की बात कर रहे हैं, एक दिन कैबिनेट हुई थी जो रात 12 बजे तक चली थी, उसमें 32,000 जो गरीब हाउस हैं उनके लिए उन्होंने अलाउ किया, 15% एम्प्लॉय को दिया। उसके बाद जब भी कोई पानी बिजली के अपना पानी के जो है पानी के बिल जो 200 गज तक के हैं उनको माफ कर दिया। अभी कैबिनेट का विस्तार तो होने दो आप, जब कैबिनेट का विस्तार होगा, ये बोलते हैं करप्शन की बात करते हैं, जब कैबिनेट बनेगी उसमें अगर कोई ऐसा बंदा आएगा तो आप बताना, उसके ऊपर बहस करना आप। अभी तो कैबिनेट तो मतलब इन सभी चीजों को ध्यान में रखा जाएगा जो मसले उठाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, और अगर इन मसलों को ध्यान में रखा जाएगा तो बहुत से चेहरे नाराज भी हो सकते हैं कांग्रेस में। सहगल साहब, इसको कैसे देखेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा हाईकमांड है, पार्टी में कोई नाराजगी नहीं है। दूसरी बात है, 2 अक्टूबर को सब कुछ डिक्लेयर हो जाएगा, उससे पहले जो कैबिनेट है उसका भी विस्तार हो जाएगा। जब कैबिनेट कोई काम नहीं करेगी, ये तब के सवाल हैं, ये तब बोले भी ये करप्ट आदमी आ गया है, ये काम नहीं कर रहे हैं। अभी तो आप देखो, कल एक दिन हुआ है, एक दिन की उनकी परफॉर्मेंस देख लो। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब तो रात को भी आराम नहीं कर रहे, दिन भर सारा दिन काम होता है, रात को भी कहीं ना कहीं मीटिंग होती है ताकि पंजाब के जो मुद्दे हैं उसको कंप्लीट किया जाए। हमारे करना ही होगा क्योंकि समय काफी कम है, नई सरकार के सामने चुनौतियां भी यही हैं, तो काम तो करना होगा। रमन चांदी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। जी मैडम, मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ब्लेम लगा रही है, ये अकेली आम आदमी पार्टी ब्लेम नहीं लगा रही है। शाही आदतों को लेकर कल साबका चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह के जो मीडिया एडवाइजर हैं रवीन ठुकराल जी, उन्होंने भी ट्वीट किया है कि चार्टर्ड प्लेन को लेकर उन्होंने भी एतराज जताया था कि मैं तो आज ही नींद से जागा हूं कि चॉपर था, चॉपर को छोड़कर ये 16 सीटर चार्टर्ड प्लेन लेकर गए हैं दिल्ली। नंबर 1। नंबर 2, ये जो आपने नए चीफ मिनिस्टर बने हैं और पंजाब मुझे एक दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है इन्होंने चीफ मिनिस्टर बदल दिया, लेकिन यही चीफ मिनिस्टर यही बात करते हैं ये बेसलेस बातें हैं। अगर गाड़ियां नहीं चलेगी तो कैसे लोगों तक अप्रोच होगी, लोगों से कैसे नहीं होगी? सर आप 1 मिनट के लिए सुनिए सर सहगल साहब, ये कोई बात नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, यही विधायक 4.5 साल माफिया राज चलाकर पंजाब को लूटते रहे, आज यही विधायक उठकर, यही मिनिस्टर उठकर बता रहे हैं कि हम पंजाब को चलाएंगे। ऐसे थोड़ी होता है। और ये जो तेल पानी की बात मैंने की है, मैंने सरकारी गाड़ियों की बात नहीं की है, मैंने सरकारी गाड़ियों की बात नहीं की है। आप ओपोजिशन के आपके बिजनेस का देख रहे हैं यहाँ पे, बताइए फार्मर के हक में उसने क्या किया? पंजाब की क्या सपोर्ट की? उन्होंने कोई ऐसा मुद्दा लेके जिससे पंजाब में कुछ डेवलपमेंट का या किसी बात की कोई बात हुई हो? पहले एक बात तो सुन लीजिए, जो प्राइवेट गाड़ियां चरणजीत चन्नी जी के परिवार के पास शो की गई हैं 2017 तक। ठीक है चांदी साहब। अरोड़ा साहब, के सहगल जी ये कह रहे हैं कि ऐसे बंदों को नुमाइंदगी नहीं दी जाएगी, ऐसे बंदों को, ऐसे लोगों को नुमाइंदगी नहीं दी जाएगी जो कि प्रश्नों के घेरे में है, तब तो मुद्दा ही खत्म हो गया। वो ठीक है मैडम, ये जो बात कह रहे हैं कि लोगों को अप्रोच कैसे किया जाए, अगर मिस्टर अरोड़ा की आवाज नहीं आ रही, लोगों को अप्रोच पंजाब इतना बड़ा, अरे भैया ये लोगों को मिलने के लिए नहीं, हाईकमान को मिलने के लिए गए थे। लोगों के मिलने, लोगों को तो अभी मिले ही नहीं है किसी को। ये आम आदमी जिसको आपने सीएम बनाया है, ये किसी आम आदमी को अभी तक नहीं मिले। पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो घर घर नौकरी का वादा किया था कांग्रेस सरकार ने, पहले आप घर घर नौकरी तो दो आम लोगों को, किसानों के परिवारों को घर घर की नौकरी दो, दलित परिवारों को घर घर की नौकरी दो, ताकि उनको जीवन खत्म जो है बैठे हो। आप बताइए कि 500 550 करके करीब डेथ हो गई है, सेंटर की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? उसने क्या दिया फार्मर को? जो पूरा देश किसान आत्महत्या कर चुके हैं, 1500 किसान आत्महत्या कर चुके हैं, कर्ज के नीचे दब के। आपने पूर्ण कर्जा माफी का वादा किया था, अरे हमने कर्जा माफी का वादा किया है, पर कर्जा माफी आप एक महीना पहले के देखो, कर्जा माफ हुआ कि नहीं हुआ? जो जिस फार्मर की डेथ हुई है उसको 5 लाख मिला कि नहीं मिला? जो जॉब की बात कर रही है, जो वेकेंट होनी चाहिए,
वो उसके लिए भी प्रोसेस है। इनकी आवाज नहीं क्लियर आ रही मैडम। उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा जो 1500 किसान? सहगल साहब एक मिनट उनका जवाब सुन लीजिए। अगर आपको आवाज नहीं आ रही है स्पष्ट तो मैं जो वो कह रहे हैं उसका जवाब आपको दूंगी। ठीक है सहगल साहब, ठीक है, तमाम बातें एक तरफ हैं, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल ये है कि समय काफी कम है सर, समय काफी कम है, काम बहुत ज्यादा है। उन अपेक्षाओं पर पार्टी कैसे खरा उतरेगी? वाद विवाद चलता रहेगा, राजनीति चलती रहेगी, लेकिन जो क्वेश्चनेबल चीजें हैं वो ये हैं कि बहुत कम समय में बहुत काम करना है। 18 सूत्रीय एजेंडा आपको पता है कि दिया गया है, उस 18 सूत्रीय एजेंडे पर कैसे चलेगी सरकार, कैसे उसको फाइंड आउट करेगी, कैसे चीजों का हल निकालेगी ताकि आगामी चुनाव में उसका फायदा आपकी पार्टी को हो, ये भी एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो 5 नुस्खे हैं, जो 5 एजेंडे हैं, वो 2 अक्टूबर तक क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास समय है, कोई इतना लंबा समय नहीं लगता। हमने फील्ड में भी जाना है, हमारी पार्टी रैली भी होगी, ये थोड़े समय में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इनसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारी पार्टी पहले भी थी, ये कोई नई नहीं है कि 3 महीने 4 महीने के लिए सरकार है। हमने इलेक्शन भी लड़नी है, रिपीट सरकार भी हमारी बनेगी। जो हालात बिल्कुल, तो वर्तमान कैबिनेट जिस आधार पर काम करेगी, सवाल तो वही था मेरा कि वर्तमान कैबिनेट जिस आधार पर काम करेगी उसका इफेक्ट आगामी विधानसभा चुनाव में होगा। कैबिनेट का स्वरूप क्या होगा, विस्तार के बाद की स्थिति क्या होगी, कैसे पंजाब के जो काम हैं, जो अधूरे काम हैं, उनको पूरा किया जाएगा तय समय में या कम समय में, इस पर चर्चा लगातार जारी है। अमित अरोड़ा साहब कुछ कह रहे थे आप? ऐसा है रेणु जी के शुरू में चांदी जी ने कहा, रमन जी ने, कि भाई धर्म और संप्रदाय के नाम पर कांग्रेस जो है वो सत्ता का खेल खेल रही है। इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी के लिए सभी धर्म, जाति, संप्रदाय एक बराबर है। अब इनके यहाँ देखो, कांग्रेस लोगों को झूठ परोस रही है। अब कल सुनील जाखड़ जी की पीड़ा देखिएगा। जब मुझे कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया तो उस समय मुझे ये नहीं कहा गया कि कांग्रेस का अध्यक्ष जो है वो सिख होना चाहिए। अब जिस व्यक्ति को सीएम बनाया गया, मैं झूठ परोसने की बात कर रहा हूँ, आज जिस व्यक्ति को सीएम बनाया गया उसको अंबिका सोनी ने ये कहकर बनाया कि भाई हम सिख को जो है वो मुख्यमंत्री बना रहे हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया पर प्रचार हो रहा है, लोग जो वीडियो भेज रहे हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री साहब है वो चर्च में प्रार्थना कर रहे हैं। मतलब है ये लोगों को झूठ परोसना। अब आप सीधा सीधा कहो ना कि भाई हमारे मुख्यमंत्री ईसाई हैं, लोगों के सामने सच आ जाएगा, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम उसको स्वीकार कर लेंगे। अब आप लोगों को कह रहे हैं जी हमने सिख मुख्यमंत्री बनाया, वो भी शेड्यूल कास्ट बनाया, जबकि वास्तविकता ये है कि उनके जो तस्वीरें हैं वो चर्च की आ रही है, चर्च में वो प्रार्थना कर रहे हैं। अब ये झूठ परोसना बंद करो। शुरू से आप लोगों का काम है, आपके राहुल गांधी भी एक मुस्लिम होते हुए कहते हैं मैं हिंदू हूँ। तो ये झूठ परोसना बंद करो। लोग सब समझते हैं, देश के लोग सब समझते हैं। अगर वो किसी धर्म से पार्शियलिटी करे, वहां ना जाए, फिर तो ये कह सकते हैं। लेकिन जब वो सारे पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, वो गुरुद्वारा भी जाएंगे, मंदिर में भी जाएंगे, मस्जिद में भी जाएंगे, चर्च में भी जाएंगे, और लोगों से भी मिलेंगे, हर धर्म के लोगों से मिलेंगे। ये कहाँ का असूल है? ये कहाँ का? दुनिया में कोई ऐसा चीफ मिनिस्टर बता दीजिए जो सिर्फ एक कम्युनिटी के साथ संबंधित हो और वो दूसरी जगह ना जाए। क्या मोदी जी कहीं नहीं जाते? आपके लोग कहीं नहीं जाते? सब धर्मों को नहीं मानते? ठीक है, घर में ईसा मसीह का चित्र बना हुआ है, उनके गले में ईसा मसीह का जो है वो स्वरूपा डला हुआ है। ठीक है रमन चांदी जी, आपने बीजेपी का डाला है, मैंने कांग्रेस का डाला है, वो आप वाले बैठे हैं। हर एक इंसान को आजादी है, वो हर धर्म की बात करता है। देखो जो पंजाब का चीफ मिनिस्टर है उसने सबकी सुननी है और हर धर्म की बात करनी है। ठीक है रमन चांदी जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। रमन जी अपना जवाब दीजिए। लेकिन ये जो जाति आधारित बात हो रही है सर, ये तो हर पार्टी प्रोजेक्ट करती है, आम आदमी पार्टी भी, भारतीय जनता पार्टी भी, कांग्रेस भी, हर पार्टी इसको प्रोजेक्ट करती है सर, और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये हम सब जानते हैं कि राजनीति के हमाम में सभी नंगे हैं। रमन चांदी जी,
आम आदमी पार्टी ने, मैडम मैं दोनों प्रवक्ताओं को बेनती करूंगा कि मैं किसी के बीच में नहीं बोला। ठीक है ठीक है ठीक है। अमित जी एक मिनट, रमन चांदी जी को जवाब दे दीजिए। बोलिए रमन जी, बोलिए। अभी तक किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया है कि आम आदमी पार्टी इस दलित को या इसको ये बनाएगी वो बनाएगी। आम आदमी पार्टी ने पहली बात नहीं किया है। दूसरी बात, ठीक है, पिछले बयानों को भी ध्यान में रखिएगा रमन चांदी जी। उनकी इंटरव्यू देख लीजिए। इनको रंधावा साहब ने परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रात को की है मीटिंग के बाद, उन्होंने बोला कि पंजाब के सभी काम होंगे जो पहले रुक गए थे, जिसमें उन्होंने बरगाड़ी कांड, कोटकपुरा गोली कांड और नशे के मुद्दों को लेकर जो बोला था। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को ये पूछना चाहता हूँ, आपने चीफ मिनिस्टर साहब की बात नहीं सुनी जब उनके सेरेमनी के बाद उन्होंने इंटरव्यू दी, उन्होंने बोला कि जो काम है। ठीक है सहगल साहब, समय की कमी है, जरा रमन चांदी जी को भी जवाब देने दीजिए। 1 मिनट रुक जाइए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो कुंवर विजय प्रताप जी ने जो रिपोर्ट बनाई थी, आज के डेट में चपरासी कोई इस्तीफा नहीं देता है। अगर वो कांग्रेस ज्वाइन कर देते तो सारी कांग्रेस बोलती कि वो ईमानदार है। आज उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। इनकी हरकतें देखकर दोनों पार्टियों की जो हिडन अनएथिकल अलायंस चल रहा था वो सारा कुछ सही है। उन्होंने भी अपनी डिबेट में बोला है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इन कांग्रेस को सभी एमएलए को बोलना चाहिए था उस वक्त कि जो रिपोर्ट कुंवर विजय प्रताप जी ने तैयार की थी वो सही है। ठीक है, बहुत कम समय है, बहुत कम समय है। वो पब्लिक नशर क्यों नहीं करते? ठीक है सहगल साहब, आखिरी सवाल और उस सवाल पर आप तीनों की प्रतिक्रिया। वर्तमान सरकार में कैबिनेट विस्तार होगा, जनता की अपेक्षाओं पर क्या ये विस्तार में जो मंत्री हैं खरे उतरेंगे, काम सही समय पर होगा, आपको लगता है? अमित अरोड़ा जी इसका जवाब आप भी देंगे और रमन चांदी जी आप भी देंगे। सहगल साहब। बिल्कुल खरे उतरेंगे और ये एजेंडा पूरा करके इसके बाद इलेक्शन वाला एजेंडा भी लेके आएंगे। हमें आगे के लिए भी पंजाब का, इसमें इनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है अमित अरोड़ा जी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। इनके विश्वास पर क्या आपको विश्वास है? जल्दी से। ऐसा जी, पहले तो पावर प्रोजेक्ट जो है वो फौरन रद्द होने चाहिए थे। जिस दिन मुख्यमंत्री ने शपथ ली थी उसी दिन पावर प्रोजेक्ट रद्द होने चाहिए थे और उसी दिन पंजाब के सभी लोगों को, सभी परिवारों को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए थी। तीसरी बात, बरगाड़ी और गोलीकांड के आरोपियों को जेल के अंदर कब करेंगे? ठीक है, इसका जो उत्तर दे। ठीक है, आपको विश्वास नहीं है, समझ आ गया। रमन चांदी जी। जी मैम, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप देख लीजिए, सबसे पहले किसी प्रदेश को चलाने के लिए साफ नीयत और ईमानदारी चाहिए। जो हमारे कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी के पास है, आप 2019 की सीएजी की रिपोर्ट उठा, चलिए वो तो जनता तय करेगी कि किसकी मंशा साफ है, किसकी नीयत साफ है। सर ये तो जनता तय करेगी और ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है जहां पर जनता जो है वो तय कर रही है। जब समय आएगा जनता इसका जवाब देगी। बहरहाल जो मेरा सवाल था उसका जवाब मिल चुका है कि आपको विश्वास नहीं है कि तय समय में जो वर्तमान सरकार है वो काम कर पाएगी। इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी है वर्तमान सरकार के लिए भी कि जो 18 सूत्रीय एजेंडा है उसको कैसे लागू किया जाएगा, कैसे उस पर अमल किया जाएगा। लेकिन उससे पहले की जो टेढ़ी खीर है वो ये है कि इस मंत्रिमंडल में जातिगत समीकरणों के साथ साथ नफा और नुकसान, इन दोनों को साधना भी बेहद जरूरी होगा और बहुत मुश्किल भी। नमस्कार।